अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज आपसे बात करेंगे उनमें से सबसे पहली खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम अख्तियारात पर कब्जा करने का फ़ैसला कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतें भी अब बेख्तियार कर दी जाएंगी। कैसे, उस पर बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान माशी तबाही के दहाने पर है। इसमें मैं आपको अदाद शुमार के तहत बताऊंगा कि इस वक्त हम किस तरह तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। और आईएमएफ ने भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सितंबर के जो आईएमएफ का इजलास हो रहा है उसके शेड्यूल में पाकिस्तान नहीं है। वो जो $7 अरब हमें आईएमएफ से मिला था वो मामला वहाँ पे मौजूद नहीं है। और तीसरी सबसे अहम खबर है कि ये बलूचिस्तान में जो कत्लेआम हुआ है कल, उसमें अब बलूचिस्तान में ऑपरेशन के नाम पर एक ताकतवर तरीन शख्सियत की एक्सटेंशन होने जा रही है। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि बलूचिस्तान का जो कल कत्लेआम हुआ, जिसकी भी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, जिसमें सिविलियंस तो उसमें बेगुनाह जाँ बहक हुए, लेकिन हमारे तकरीबन 50 से ज़ायद फ़ौजी भी शहीद हुए। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के भी जवान शहीद हुए। लेकिन अब इससे एक ऑपरेशन शुरू करने के लिए राय आमा एक बनाई जा रही है। ऑपरेशन से कोई इख्तलाफ नहीं है कि अगर ऑपरेशन की नीयत ठीक हो और सिर्फ अमन व अमान कायम करना हो और सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ हो जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाकर बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक ताकतवर तरीन शख्सियत की एक्सटेंशन का रास्ता हमवार हो सके, तो उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ुद हुकूमती पार्टी के बहुत अहम तरीन रहनुमा है, जिनकी इलेक्शन के बाद से पहले भी उनसे बड़ी न्याज यानी अच्छा ताल्लुक़ था, लेकिन इलेक्शन के बाद अब दिल से इज़्ज़त है कि जिस तरह उन्होंने फार्म 47 पे अपना इलेक्शन जीतने से इनकार किया। ख्वाजा साद रफ़ीक, उनका बयान है कि बलूचिस्तान से उठती लाल आंधी साइक्लोन बन रही है। ये बड़ा सख्त और ख़तरनाक बयान है एक हुकूमती शख्सियत की जानिब से कि किस तरह उन्होंने उस निशानदेही की है बलूचिस्तान के मामलात की कि अगर इसको ना रोका गया तो ये मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आप पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी पे जितनी मर्जी तनकीद करें कि वो बलूचिस्तान में सियासत में चूँकि मुदाखलत चाहते थे, बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, लेकिन उनके जो दौर इक़्तिदार था उसमें बलूचिस्तान में वाक़तन जो बलूचिस्तान में उनके उससे हुकूमत बनी थी कोलिशंस के ज़रिए, इत्तेहाद के ज़रिए काफ़ी बलूचों के ज़ख्मों पर मरहम रखा गया था। लेकिन अब ये फिर से हालात ख़राब हो रहे हैं उसके बाद, और ज़रूरत इस अमर की है कि इन हालात को जोश के बजाय होश से हल किया जाए। इस वक्त सोशल मीडिया पर बलूचों के ख़िलाफ़ तूफ़ान मचा हुआ है। तमाम बलूच दहशतगर्द नहीं हैं, जो दहशतगर्द हैं उनसे रियासत आहनी हाथों से निपटे, लेकिन उसका मकसद किसी एक शख्सियत की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। उसका मकसद सिर्फ उन अनासर का कला कमा है, सिर्फ अपने मफादात का हसूल नहीं होना चाहिए। दूसरी खबर मैंने आपको कही कि पाकिस्तान माशी तौर पर बिल्कुल तबाह हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है और अमन व अमान की सूरत हाल है। आईएमएफ ने सितंबर के अपने इजलास में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं है, इस तरह $7 अरब पाकिस्तान को वहाँ से नहीं मिल सकेंगे। अब आपको सिर्फ बता दूं कि पाकिस्तान में माशी तबाही कहाँ तक पहुँची है कि ऑयल और गैस की तलाश करने वाली जो तमाम गैर मुल्की कंपनियाँ हैं वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। मैंने आपको पहले भी अपने एक वीलॉग में बताया कि पिछले साल 8,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियाँ जो हमारी पाकिस्तानी सरमायाकार थे वो दुबई में रजिस्टर्ड हुई हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकें पाकिस्तान से सरमाया कितनी तेज़ी से बैरून मुल्क जा रहा है। अभी मैंने तुर्की का नाम लिया क्योंकि चूँकि सबसे ज़्यादा तादाद दुबई में थी, इसलिए सिर्फ उनका नाम लिया जा रहा है। कई कंपनियां तुर्की में गई, कई कंपनियां जो हैं जो उससे भी बड़ी कंपनियां थी वो यूरोप और यूके, और कई कंपनियां अमेरिका में भी शिफ्ट हुई हैं। लेकिन ये इनकी तादाद दुबई के मुकाबले में बहुत कम है। शायद ये तमाम मुल्क मिला के भी दुबई के बराबर नहीं बनते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से सरमाया किस तरह बाहर जा रहा है। पाकिस्तान ने जो इस वक्त जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स की जो सूरत हाल है और आईएमएफ से भी हमें अब कर्ज नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे अपना कशकोल एक बार फिर सऊदी अरब के आगे फैलाया है और उनसे $1 अरब 20 करोड़ की हम भीख मांग रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है, और आसमान से बातें करती हुई महंगाई और बदतरीन माशी हालात की वजह से अब हर उम्र का पाकिस्तानी, पहले सिर्फ जवान पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाते थे 30 और 35 साल की उम्र तक के लोग, टीन एज से लेकर, अब हर उम्र का पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहता है। पासपोर्ट ऑफिस के ज़राए के मुताबिक रोज़ाना 50,000 से ज़ायद नए पासपोर्ट्स की दरख्वास्तें उनके पास आ रही हैं, जबकि उनकी कैपेसिटी सिर्फ 16,000 की है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग कितनी तेज़ी से पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। SIFC जो कि इन्वेस्टमेंट बाहर से लाने के लिए एक इदारा बनाया गया था, जिसके लिए हमारे आर्मी चीफ साहब ने कराची के सरमायाकारों से बातें करते हुए ऐलान किया था कि $60 अरब की सरमायाकारी आ रही है। उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने इससे भी ज़्यादा बड़े दावे किए। उसको कारपोरेट ज़रूरी फार्मिंग के लिए फ़ौजी ज़ेर इंतज़ाम कंपनी को लीज़ पर 48 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन की निशानदेही हो चुकी है। ये मखसूस रकबा जो है ये दुनिया के कई छोटे छोटे मुल्कों से बड़ा है, और पंजाब के कुल रकबे का 9.5% यानी तकरीबन 10% पंजाब का रकबा ज़रूरी फार्मिंग के लिए अब फ़ौज को दिया जा रहा है। इससे पहले भी कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि तमाम कारोबारी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो फ़ौज के पास ही क्यों हैं, लेकिन इसके बाद तो अब शायद ये एतराज़ ये उठे कि जो हमारा मुल्क का सबसे बड़ा जो ज़रिया आमदन है ज़राअत, और पंजाब का ख़ुसूसन सबसे बड़ा ज़रिया आमदन है, उस पर भी फ़ौज की इजारादारी होने जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं और फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम कंपनियों के माशी हालात क्या हैं। और एक और बहुत बड़ी जॉइंट कंपनी जिसके पास पंजाब का 10% बेहतरीन ज़रूरी रकबा होगा, वो वजूद में लाई जा रही है। अब मैं अपनी आखिरी खबर की तरफ आऊँगा कि इस्टेब्लिशमेंट तमाम अख्तियारात, यानी तमाम अख्तियारात तो पार्लियामेंट के पास जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट तो 8 फरवरी के इंतखाबात या उससे पहले भी वाज़ेह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही बनती है। चाहे कोई एक जमात 8 फरवरी के इलेक्शन में जितने मर्ज़ी वोट ले ले, आप हर कीमत पर उसको हराते हैं और अक़लियत में बैठी जमात को इक़्तिदार में लेके आते हैं। तो उस पर ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तमाम अख्तियारात अपने पास रखना चाहती है। और ये जो अदलिया के कुछ जजेस ने उनसे महाजराई की, उनके हुक्म नहीं माने, उसके बाद ये JUI के जो अस्करी मेंबर हैं उनको अस्करी मेंबर ही कहा जाएगा, क्योंकि JUI के जो हार्डकोर उनके रहनुमा है वो इनसे बरात का ऐलान करते हैं, इनसे दूरी का ऐलान करते हैं, नूर आलम, और ये मरकज़ी किरदार है रजीम चेंज ऑपरेशन के। तो नूर आलम के बिल के ज़रिए तमाम अख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए जा रहे हैं। चूँकि हैं कौमी असम्बली इजलास में अदलिया से मुतल्लिक़ कवानीन में बड़ी तब्दीली करने का फैसला किया गया है। आइनी पैकेज बिल के अहम हद्दो हाल जो हैं वो ये हैं कि PTI से जो मखसूस नशस्तें हैं वो भी वापस ली जाएंगी ताकि 2/3 अक्सरियत मौजूदा पार्लियामेंट को मिल सके। और इससे कौमी असम्बली की भी तश्कील नौ होगी, सेनेट की भी तश्कील नौ होगी, सूबाई असम्बलियों की भी तश्कील नौ होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर बराह रास्त पार्लियामेंट के यानी कि वज़ीर-ए-आज़म के दायरा अख्तियार में आ जाएगा, और असल में ये इस्टेब्लिशमेंट के दायरा अख्तियार में होगा। सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार भी उसका तयन किया जाएगा। हाई कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कितना होगा, कैसे किया जाएगा, उसका भी तयन किया जाएगा। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी की जाएगी और तय की जाएगी, और ताहीन अदालत कानून का अख्तियार भी तय किया जाएगा कि अदालत किस पे ले सकती है या नहीं। लेकिन एक और इसके अलावा बिल पेश किया जा रहा है, एक आइनी यानी कि हुकूमत तरमीम ला रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 तक बढ़ाई जा रही है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के फैसले में हुकूमत को जिस तरह शिकस्त हुई 13 रुकनी बेंच में, 8 जजेस ने उनके खिलाफ फैसला दिया, उस पर ये इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। और उसमें एक नया कानून ये भी लाया जाएगा कि जो भी फैसला हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आएगा उसको जो दोबारा जो बेंच उसकी समाअत करेगा उनके जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा सकेगी। और ये कानून पिछले जो फैसले सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है उस पर भी लागू होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, PTI के हक़ में वो गया था, उसको तब्दील करने के लिए सब किया जा रहा है। अच्छा, ये हुकूमत आला अदलिया से मुतल्लिक़ आइनी शिकों में तरमीम की मुकम्मल वजाहत पहले करती रही, कभी अताउल्लाह ताड़ के ज़रिए, कभी आज़म नज़ीर ताड़ के ज़रिए, मगर पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपोजिशन जमातों की हमायत की यकीन दहानी करवाने वाली जमात JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम ने ही ये बिल पेश कर रहे हैं। और ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ ले जाए जा रहे हैं मामलात इस बिल के ज़रिए कि अदलिया जो कि एक ताकत का प्लेयर था, हमारे मुल्क में 3 ताकत के प्लेयर होते थे। सबसे ताकतवर प्लेयर इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद
पार्लियामेंट और अदलिया, ये 3 प्लेयर थे इस तकोन में। जो 2 प्लेयर्स एक जानिब खड़े हो जाते थे, तीसरे प्लेयर को शिकस्त हो जाती थी। आज तक इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी बार भी इक़्तिदार पे शब खून मारा, वो चाहे अयूब खान का मार्शल लॉ था, वो यहिया खान का मार्शल लॉ था, वो जनरल ज़िया का मार्शल लॉ था, वो मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उनको तौसीक अदलिया से ही मिलती रही। इस तरह ये प्लेयर दोनों काफ़ी करीब रहे। लेकिन इस बार जो मौजूदा हाइब्रिड रजीम इस वक्त है हमारे मुल्क में, जो निज़ाम लाया गया है, उसमें अदलिया पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था मर्ज़ी के फ़ैसले, ख़ुसूसन PTI के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए कि इद्दत के केस पर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाए, साइफ़र पर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाए, तोशा खाना पर दिया जाए, और 9 मई के मुकदमात पर जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है उस तरह इमरान खान समेत तमाम PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए जाएँ जो इस पर अदालतें इनकारी थीं। तो उस पर फिर अब ये फैसला किया गया है कि ये तीसरे प्लेयर को गेम से ही आउट कर दिया जाए और एक ऐसे बिल के ज़रिए इसको गेम से आउट कर दिया जाए। लेकिन होगा क्या? इस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा तो उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि वो तो अपनी रूह भी नीलाम कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन की खातिर। बाकी जो जजेस हैं जो मखसूस नशस्तों पर अपना उनके ज़ाहिर कर चुके हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, वो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट का काउंटर कर रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए इस बिल पर पहले पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 23 तक ले जाने का बिल लाया जाएगा। और वो जज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत का तो बेचारी का नाम ही होगा, इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के तैनात करेगी। इस तरह वो जो ताकत का तवाज़ुन है सुप्रीम कोर्ट में वो बदल जाएगा कि ये जो 8-9 जजेस एक तरफ हैं और चीफ जस्टिस जो हैं वो एक तरफ हैं, वो तवाज़ुन मुकम्मल तौर पे बदल जाएगा। और फिर आइंदा जितने भी मुकदमात हैं उसमें चाहे आप जिस तरह मखसूस नशस्तों का ले लें, 9 मई के मुकदमात ले लें, उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात दोबारा खुलने के मामला ले लें, वो सब के सब यही जजेस तय करेंगे। और वो जज जो इस वक्त अक्सरियत में हैं वो बेदस्तोपा हो जाएंगे इन जजेस की तादाद बढ़ने पर। और फिर जब कौमी असम्बली से ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद अदलिया के हाथ से तमाम तर इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस में और ग्रेड 20 और 21 के अफसर में कोई फ़र्क नहीं होगा। हुकूमत जिस मर्जी हाई कोर्ट से उठाकर जिस मर्जी जज का तबादला दूसरे हाई कोर्ट में कर सकेगी। तो इस तरह मुकम्मल तौर पर निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में लेने जा रही है। और ये जो जमहूरी हुकूमत के बैक एंड पे बैठकर एक मार्शल लॉ होगा ताकि दुनिया भी इसको महसूस ना करे कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आया। हालांकि दुनिया इस पर बात कर रही है, इस पर अमेरिकी कांग्रेस में बात हो रही है, इसमें बरतानिया के वाने नुमाइंदगान में बात हो रही है, इस पर यूरोपीय यूनियन में बात हो रही है। लेकिन बहरहाल मौजूदा हाइब्रिड रजीम चाहता है कि अब अख्तियारात तमाम के तमाम कुली उनके हाथ में आ जाए। अब देखना यह है कि वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। और इसमें सबसे अहम रोल मौलाना फजल रहमान का होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। फ़िलहाल उनकी जमात के एक रुकन की जानिब से इस बिल का पेश किया जाना इंतहाई ज़्यादा शकूक व शुबहात को जन्म देता है कि एक जाने तो मौलाना फजल रहमान PTI समेत अपोजिशन जमातों को मुतहदा अपोजिशन का रोल बगैर किसी इत्तेहाद के अदा करने का इंदिया दे रहे हैं कौमी असम्बली में, दूसरी जानिब उनकी अपनी ही पार्टी की जानिब से ऐसा फैशिस्ट कानून जो है या ऐसा फैशिस्ट बिल जो है वो ऐवान में पेश किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी कि वो किस तरफ खड़े हैं। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।